बहुत पुरानी समय की बात है। एक शक्तिशाली राज्य पर वीर प्रताप नामक राजा का शासन था। वीर प्रताप अपने न्यायप्रिय स्वभाव और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन शांति और सुख से बीत रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गए थे। कुछ महीनों से वीर प्रताप को एक ही सपना बार बार आ रहा था। वह सपना इतना रहस्यमयी और विचित्र था कि राजा को बेचैन कर दिया करता। सपने में एक अजनबी औरत महल के विशाल दरवाजे पर दस्तक देती और पूछती, महाराज, क्या मैं आज आऊं या कल आऊं? वीर प्रताप हर रात यह सपना देखते और अक्सर इस सवाल से घबराकर नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठते। यह सपना उन्हें 3 महीने से परेशान कर रहा था। न तो वे इस सवाल का अर्थ समझ पा रहे थे, न ही इस सपने से पीछा छुड़ा पा रहे थे। जब यह रहस्यमयी सपना वीर प्रताप के लिए असहनीय हो गया, तो उन्होंने अपनी परेशानी अपनी छोटी बेटी को बताने का फैसला किया। राजा वीर प्रताप की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी उनके साथ महल में रहती थी। छोटी राजकुमारी अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। अगली सुबह वीर प्रताप ने अपनी बेटी को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, हर रात एक औरत महल के दरवाजे पर आती है और मुझसे पूछती है कि मैं आज आऊं या कल आऊं। यह सवाल मुझे बेचैन कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। राजकुमारी ने बड़े ध्यान से अपने पिता की पूरी बात सुनी। फिर शांत स्वभाव से उसने कहा, पिताजी, यह सपना वाकई उलझन भरा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका समाधान हो सकता है। अगली बार जब वह औरत आपसे पूछे कि वह आज आए या कल, तो आप उससे कहिए, आज ही आ जाओ। वीर प्रताप को अपनी बेटी की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसकी बात मान ली और वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद 3 रातें बीत गईं, लेकिन वीर प्रताप को वह सपना फिर नहीं आया। ऐसा लगा मानो वह रहस्यमयी औरत अब गायब हो गई हो। राजा ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद मेरी बेटी की सलाह ने इस परेशानी को दूर कर दिया है। अगली रात राजा वीर प्रताप को फिर वही सपना आया। इस बार सपने में वह औरत, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके महल का दरवाजा खटखटा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीमे स्वर में फिर वही सवाल दोहराई, महाराज, क्या मैं आज आऊं या कल आऊं? राजा को इस बार अपनी बेटी के शब्द याद आ गए। उसने साहस जुटाकर उस औरत से कहा, तुम आज ही आ जाओ। जैसे ही राजा ने यह कहा, वह औरत अचानक गायब हो गई। यह देख राजा एक झटके से नींद से जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सुबह हुई तो राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी को यह सपना सुनाया। बेटी ने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, पिताजी, आपने जो किया वह बिल्कुल सही था। अब जो भी होगा, ईश्वर की इच्छा से ही होगा। आप चिंता न करें। यह सपना एक संकेत है और हमें इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। समय बीतता गया और राजा इस सपने को लगभग भूल ही चुका था। राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन अचानक एक दिन महल में एक घबराहट भरी खबर आई। राजा वीर प्रताप को सूचित किया गया कि पड़ोसी दुश्मन राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह खबर सुनते ही राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वीर प्रताप स्वभाव से शांतिप्रिय थे और युद्ध से बचने के पक्षधर थे। अचानक हुए इस आक्रमण के लिए वह और उनकी सेना तैयार नहीं थी। दुश्मन की सेना ताकतवर और विशाल थी और उनके पास पर्याप्त हथियार और रणनीतियां थीं। फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह दुश्मन से युद्ध के लिए मोर्चा संभाले। सेनापति ने पूरी कोशिश की, लेकिन दुश्मन की विशाल सेना के सामने उनकी सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अंततः हार निश्चित हो गई। जब राजा को पता चला कि उनकी सेना दुश्मन के सामने हथियार डाल चुकी है,
तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ महल छोड़ने का निर्णय लिया। महल पर दुश्मन का कब्जा हो गया। दुश्मनों ने महल को तहस-नहस कर दिया, उसके ऐश्वर्य को मलबे में बदल दिया। राजा वीर प्रताप ने अपने महल में एक गुप्त मार्ग बनवा रखा था, जिसकी जानकारी केवल उसे और उसके विश्वास पात्रों को ही थी। जब दुश्मन ने महल पर कब्जा कर लिया, तो राजा ने अपनी बेटी के साथ उसी खुफिया रास्ते से भागने का निश्चय किया। उस अंधेरे और सुनसान मार्ग से गुजरते हुए उनका दिल डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। दोनों अपने राज्य और महल को छोड़ने का दुख और अपमान झेल रहे थे। जंगल की ओर निकलते ही उनके सामने एक नया संघर्ष शुरू हो गया। दिन भर भागते भागते राजा और उसकी बेटी थकान से चूर हो गए। उनके पांवों में छाले पड़ गए थे और हर कदम उठाना मानो असंभव सा हो गया था। बावजूद इसके उनके मन में यह डर हमेशा बना हुआ था कि कहीं दुश्मन के सैनिक पीछा करते हुए उन्हें पकड़ न ले। शाम होते होते वे अपने राज्य की सीमा के पास स्थित एक छोटे से गांव में पहुँचे। यह गांव वीरान और शांत था, लेकिन राजा वीर प्रताप को एक चेहरा याद आया। गांव में रहने वाला उनका एक पुराना सेवक। वह सेवक पहले महल में कार्यरत था और राजा ने हमेशा उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की थी। राजा ने उस सेवक के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सेवक राजा और उनकी बेटी को देखकर चौंक गया। वह आश्चर्य और प्रसन्नता से बोला, महाराज, आप यहाँ? मैं धन्य हो गया। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। सेवक ने अपने साधारण से घर में राजा और उनकी बेटी का स्वागत किया। उसने तुरंत उनके लिए पानी और कुछ खाने पीने का प्रबंध किया। राजा ने राहत की सांस ली और सेवक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे दुश्मन ने महल पर कब्जा किया, कैसे वे अपनी जान बचाकर भागे और कैसे वे जंगल के रास्ते यहाँ तक पहुँचे। उस सेवक ने पूरी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक वह गहरी सोच में डूबा रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने हमेशा मुझ पर उपकार किए हैं। आपने मेरी गरीबी में मुझे सहारा दिया और मेरा मान बढ़ाया। अब यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेरी यह छोटी सी कुटिया आपकी सेवा में समर्पित है। आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होगा। सेवक की बात सुनकर राजा वीर प्रताप का दिल भर आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। उन्होंने सेवक का आभार व्यक्त किया और सोचा कि इस कठिन समय में ईश्वर ने उन्हें एक सच्चा साथी दिया है। वे जानते थे कि यह आश्रय उनकी सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजा और उनकी बेटी ने उस रात पहली बार चैन की सांस ली। जंगल की कठिनाइयों और दुश्मनों के भय से दूर उस छोटे से घर में उन्हें थोड़ी राहत और उम्मीद की झलक मिली। रात का समय था। वीर प्रताप और उनकी बेटी नौकर के घर में अपने लिए तय किए गए छोटे से कमरे में आराम करने की कोशिश कर रहे थे। नौकर ने राजा और उनकी बेटी के लिए सादगी से भोजन का इंतजाम किया था। राजा ने थके मन से खाना खाया, लेकिन दिल को सुकून नहीं था। सोने की कोशिश में राजा की आंखें बंद तो थी, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उनके मन में बार बार अपने महल, राजपाट और उस जीवन की यादें उमड़-घुमड़ कर आ रही थी। वह सोचने लगे, कल तक मैं एक शक्तिशाली राजा था। मेरे आगे पीछे सैकड़ों नौकर चाकर, दास दासियां दौड़ते रहते थे। हर आदेश पर मेरा सम्मान होता था। और आज हालात ने मुझे एक छोटे से गांव में मेरे पुराने नौकर के घर में शरण लेने पर मजबूर कर दिया है। इस सोच के बीच राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उनके विचारों की लहर को एक अजीब सी आवाज ने रोक दिया। यह आवाज उनके साथ वाले कमरे से आ रही थी। वीर प्रताप कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहे, लेकिन फिर उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि इतनी रात को वहाँ कौन बातें कर रहा है। उन्होंने धीरे से अपना सिर दीवार के पास ले जाकर कान लगाए। वहाँ से उन्हें साफ सुनाई देने लगा। उनके पुराने नौकर की आवाज थी। वह किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में थकावट और तनाव झलक रहा था। वह कह रहा था, यह मुसीबत अब ना जाने कितने दिन हमारे सिर पर रहेगी। पहले यह राजा था,
अब भिखारी हो चुका है। मैंने इसे अपने घर में शरण तो दे दी है, लेकिन इसका रहना हमारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका दिल जैसे टूटने लगा। यह वही नौकर था जिसे कभी उन्होंने दरबार में अपने हाथों से इनाम दिए थे। लेकिन नौकर की बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक महिला की आवाज सुनाई दी। यह निश्चित ही उस नौकर की पत्नी की आवाज थी। उसकी आवाज में तीखा व्यंग्य और गुस्सा था। वह बोली, अगर यह अब भिखारी हो गया है तो इसे घर में क्यों ठहरा रखा है? हम खुद भी तंगी में जी रहे हैं। हमें खुद के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और तुम इसे और इसकी बेटी को खिलाने पिलाने में लगे हो। जल्दी से इन्हें यहाँ से निकलो। नौकर ने ठंडी सांस ली और जवाब दिया, भाग्यवान, यह वही राजा है जिसका मैंने नमक खाया है। इसने मुझ पर कई उपकार किए हैं। मुझे इसका कर्ज चुकाना है, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि यह हमारे लिए बोझ बन चुका है। मैं जल्द ही इसे यहाँ से जाने को कह दूंगा, बस थोड़ा और सब्र कर लो। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी यही नमक हलाली हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इनकी सेवा कर सकती हूँ। राजा वीर प्रताप ने जब अपने पुराने नौकर और उसकी पत्नी की बातें सुनी तो उनका हृदय जैसे टूट सा गया। यह वही नौकर था जिसे राजा ने हर सुख सुविधा दी थी, छोटी छोटी बातों पर इनाम दिया था और संकट के समय हमेशा उसका सहारा बना था। पर अब वही नौकर अपने स्वार्थ और हालात के कारण अपनी निष्ठा बदल चुका था। राजा को यह एहसास हुआ कि समय बदलते ही लोग कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। राजा मायूस होकर चारपाई पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, यह संसार ऐसा ही है। सुख में जो साथ रहते हैं वे दुख में अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। शायद यह मेरी परीक्षा का समय है। यह विचार उनके मन में बार बार उठ रहा था, परंतु उन्होंने मन को मजबूत किया और तय किया कि अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। सुबह हुई। राजा ने अपने नौकर को बुलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भाई, मैं अब यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। यह सुनकर नौकर को हल्की राहत महसूस हुई, पर उसने दिखावे के लिए कहा, महाराज, इतनी जल्दी क्यों? अभी कुछ दिन और रुक जाते। क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? राजा वीर प्रताप ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, एक ऐसी मुस्कान जो भीतर के दर्द को छिपा रही थी। उन्होंने कहा, नहीं भाई, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं। तुमने तो मेरा बड़ा ध्यान रखा है, पर अब मुझे और रुकना नहीं। फिर राजा ने कहा, भाई, मुझे कुछ कपड़े चाहिए ताकि मैं अपना हुलिया बदल कर जा सकूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचान सके। नौकर ने यह सुनकर राहत की सांस ली। मन ही मन वह सोचने लगा, चलो, अच्छा हुआ, अब ज्यादा दिन इन्हें यहाँ नहीं रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि दुश्मन की सेना इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए और मैं भी उनकी परेशानी में फंस जाऊं। नौकर ने फौरन राजा के लिए साधारण कपड़ों का इंतजाम कर दिया। राजा ने अपनी बेटी के साथ कपड़े बदले और अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया। अब वह किसी साधारण किसान या व्यापारी की तरह दिख रहे थे। उन्होंने नौकर से विदा ली और कहा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। नौकर उन्हें विदा देने के लिए बाहर तक आया, पर भीतर से वह बेहद खुश था कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। राजा वीर प्रताप और उनकी बेटी नौकर के घर से निकल पड़े। चलते चलते दिन भर सफर करते हुए वे अपने राज्य की सीमा तक आ पहुँचे। चारों ओर वीरान रास्ते और जंगल थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दुश्मन सेना अब भी राज्य के आसपास घूम रही है। राजा ने अपनी बेटी से कहा, अब हमें सावधानी से चलना होगा। किसी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि हम कौन हैं। आखिरकार वे एक बड़े नगर में पहुँचे। यह नगर धनधान्य से भरा हुआ था। राजा वीर प्रताप को याद आया कि इस नगर का सेठ उनके अच्छे मित्रों में से एक था। वह एक सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति था, जिसने कई बार कठिन समय में राजा की मदद की थी। राजा ने ठहरकर सोचा,
क्यों न अब सेठ से सहायता ली जाए, शायद वही हमें इस मुश्किल से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखा सके। यह सोचकर राजा ने नगर में सेठ के घर का रास्ता पकड़ा, मन में उम्मीद और थोड़ी चिंता लिए। वीर प्रताप अपनी बेटी के साथ नगर सेठ की हवेली में ठहरा हुआ था। सेठ ने उनका स्वागत बड़े ही आदर और सम्मान के साथ किया था। हालांकि राजा ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। नगर सेठ ने उसकी बेटी को पहचान लिया और तुरंत समझ गया कि यह उनके पुराने मित्र वीर प्रताप ही है। राजा ने अपनी दुर्दशा और राज्य के खो जाने की पूरी कहानी सेठ को सुनाई। नगर सेठ, जो सच्चा मित्र था, बोला, महाराज, यह हवेली आपकी है। आप जितने दिन चाहें यहाँ रहें। मैं आपके अच्छे और बुरे दोनों समय का साथी हूँ। वीर प्रताप सेठ के इस आदर सत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। वह महसूस कर रहा था कि बुरे वक्त में सच्चे मित्र ही साथ देते हैं। सेठ ने राजा और उसकी बेटी को अपने घर के सबसे अच्छे हिस्से में ठहराया और हर तरह की सुविधा मुहैया कराई। वीर प्रताप ने वहाँ एक हफ्ता शांति से बिताया, लेकिन इसी दौरान एक विचित्र घटना घटी। एक रात नगर सेठ की पत्नी अचानक बेहोश हो गई। उसे झटके आने लगे और अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगी। नगर सेठ और घर के सभी लोग घबरा गए। सेठ ने तुरंत वैद्यों और हकीमों को बुलाया। वे अपनी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोई दवा काम नहीं आई। आखिरकार नगर सेठ ने ज्योतिषियों और ऊंझाओं को बुलवाया। जब ज्योतिषियों ने अपनी पोथियां और कुंडलियां देखीं, तो उन्होंने कहा, सेठ जी, आपकी हवेली पर अपशगुन की छाया पड़ गई है। यह मनहूसियत तब से है जब से ये बाप बेटी यहाँ ठहरे हैं। अगर आप अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हैं, तो इन दोनों को तुरंत यहाँ से निकाल दीजिए। ज्योतिषियों की बात सुनकर नगर सेठ का मन विचलित हो उठा। एक तरफ उसकी मित्रता थी और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की जान। सेठ के मन में शक घर कर गया और वह सोचने लगा कि किस तरह वीर प्रताप से यह बात कहे। परंतु किसी तरह से इस बात की खबर वीर प्रताप तक भी पहुंच गई। जब राजा को पता चला कि नगर सेठ और उसकी पत्नी उसकी वजह से परेशान हैं, तो उसका दिल भारी हो गया। राजा समझ गया कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। उसने नगर सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी स्थिति कितनी कठिन है। मैं आपकी पत्नी की जान के लिए और आपके परिवार की शांति के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। यह आपकी गलती नहीं है, दुनिया का यही दस्तूर है। नगर सेठ ने अपने मित्र को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसका मन हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप मेरे सच्चे मित्र हैं। आपने मेरी इतनी सेवा की, यही मेरे लिए बहुत है। अब मुझे आगे बढ़ना है। वीर प्रताप अपनी बेटी का हाथ थामे भारी मन से हवेली से निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक सच्चे मित्र को खोने का दुख था, लेकिन वह जानता था कि जीवन की यह कठिन यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। वीर प्रताप और उनकी बेटी लंबे सफर के बाद जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। दोनों का शरीर थकान से चूर था और प्यास के मारे हालात बेहद खराब, मगर दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। वीर प्रताप ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना दी, बेटी, आज की रात यहीं बिताएंगे। सुबह होते ही हम फिर से यात्रा शुरू करेंगे। कहीं न कहीं पानी जरूर मिलेगा। उनकी बेटी ने अपने पिता की ओर विश्वास से देखा और सिर हिलाया। जैसे ही रात गहरी होने लगी, पेड़ की शाखाओं पर दो पक्षी आकर बैठ गए। वे नर और मादा पक्षी थे, जो थके हुए यात्रियों की तरह कुछ पल आराम के लिए रुके थे। कुछ ही देर में पक्षी आपस में बातें करने लगे। उनकी बातचीत वीर प्रताप और उनकी बेटी के लिए आश्चर्यजनक थी, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से इंसानों की भाषा में बोल रहे थे। नर पक्षी ने मादा पक्षी से कहा, देखो, ये दोनों जो यहाँ ठहरे हैं, बाप और बेटी हैं। यह व्यक्ति एक समय का महान राजा वीर प्रताप है, लेकिन अब इसके जीवन में बुरा समय चल रहा है। दुर्भाग्यवश इनकी कठिनाइयों का अंत अभी नहीं हुआ है। वीर प्रताप, जो आराम करने की कोशिश कर रहे थे, यह सुनकर चौंक गए।
वे ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। मादा पक्षी ने पूछा, लेकिन इनकी मुसीबतें कैसे खत्म होंगी? नर पक्षी बोला, समय चाहे जैसा भी हो, हमेशा बदलता है। इनकी परीक्षा की घड़ियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन इन्हें अपने बुरे समय को समाप्त करने के लिए एक विशेष उपाय करना होगा। इस जंगल के पास एक महान साधु रहता है। उसकी कुटिया में जाकर उसका आशीर्वाद लेना ही इनकी समस्याओं का समाधान है। वीर प्रताप ने पक्षियों की बातें सुनी और उनके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। वे सोचने लगे, हो न हो, यह ईश्वर की ओर से हमें संकेत मिला है। उस साधु के आशीर्वाद में ही हमारी मुसीबतों का अंत छिपा है। सुबह होने पर उन्होंने अपनी बेटी को पूरी बात बताई। उनकी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, हमें उस साधु की कुटिया को ढूंढने में देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, हम तुरंत इस दिशा में निकलते हैं। वीर प्रताप और उनकी बेटी ने साधु की कुटिया ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा। वे हर दिशा में खोजते रहे, मगर कुटिया का कोई निशान नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी निराशा बढ़ने लगी, लेकिन वीर प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। शायद हमें आगे बढ़ना होगा, वीर प्रताप ने कहा, और दोनों एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगलों, पथरीले रास्तों और कठिनाई भरे सफर को पार करते हुए वे अंततः एक नए राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। राजा वीर प्रताप और उनकी छोटी बेटी जंगलों में भटकते हुए अंततः उस राज्य में पहुंच गए, जहां उनकी बड़ी बेटी ब्याही गई थी। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपनी बेटी के घर के पास आ गए हैं, तो राजा के मन में एक क्षणिक राहत का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, चलो, कम से कम बेटी के घर में कुछ दिनों का आसरा तो मिलेगा। राजा अपनी छोटी बेटी के साथ अपनी बड़ी बेटी की हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही बड़ी बेटी ने अपने पिता और बहन को देखा, वह खुशी से झूम उठी। लेकिन जब उसे अपने पिता की स्थिति और पूरी कहानी का पता चला, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने पिता और बहन को बड़े आदर और प्रेम से अपने घर में ठहराया। उस रात जब राजा अपने कमरे में अकेला था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी बेटी के घर में शरण लेकर सही किया है? 8-10 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ज्यादा दिनों तक यहाँ रुका रहा, तो लोग क्या कहेंगे? एक राजा होकर अपनी बेटी के घर में रह रहा है, इससे तो मेरी और मेरी बेटियों की बदनामी होगी। राजा ने रात भर सोचने के बाद फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपनी छोटी बेटी के साथ चुपचाप इस घर को छोड़ देगा। उसने यह भी समझ लिया था कि उसकी बड़ी बेटी उसे आसानी से जाने नहीं देगी, इसलिए बिना किसी को बताए निकलने का निश्चय कर लिया। सुबह होते ही राजा अपनी छोटी बेटी को लेकर बिना किसी को खबर किए हवेली से निकल पड़ा। एक बार फिर वे जंगलों में दरबदर भटकने लगे। दिन भर की यात्रा के बाद जब रात हो गई और मौसम खराब होने लगा, तो तेज बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। दोनों पिता पुत्री किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी अंधेरे में उन्हें एक गुफा दिखाई दी। बारिश से बचने के लिए वे दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जब राजा ने ध्यान से देखा तो उसकी रगों में खून जम गया। गुफा के भीतर एक बड़ा और खतरनाक शेर गहरी नींद में सो रहा था। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को चुप रहने का इशारा किया। उनकी सांसें थम गईं और उन्होंने धीरे धीरे दबे पांव गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे गुफा के बाहर आए, उनका डर उन्हें भागने पर मजबूर कर गया। उन्हें लग रहा था कि शेर कभी भी जाग सकता है और उनका पीछा कर सकता है। राजा और उनकी बेटी डर और थकान के बावजूद लगातार भागते रहे। उनके पांव दर्द से कराह रहे थे, पर मन में बसा शेर का खौफ उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। बारिश धीरे धीरे थमने लगी, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। भागते भागते वे जंगल के एक हिस्से में पहुँचे, जहां उन्हें दूर अंधेरे में एक छोटी सी झोपड़ी की झलक दिखाई दी। घने जंगलों में भटकते हुए वीर प्रताप और उनकी बेटी को जब झोपड़ी नजर आई,
तो उनके भीतर एक नई उम्मीद जाग उठी। बारिश से भीगे, थके हुए और भूख से बेहाल, उन्होंने झोपड़ी के भीतर झांकने का साहस किया। अंदर का दृश्य शांत और रहस्यमय था। झोपड़ी के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु अपनी ध्यान मुद्रा में लीन था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और तेज का आभास था। वीर प्रताप और उनकी बेटी को अचानक लगा कि वे किसी दिव्य स्थान पर आ पहुंचे हैं। वीर प्रताप ने साधु से कुछ कहने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि साधु ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। राजा ने उस आदेश को तुरंत मान लिया। साधु ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद रखीं और फिर अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आकर राजा और उसकी बेटी की ओर देखा। उसकी नजरों में मानो सब कुछ जानने की क्षमता थी। बिना किसी सवाल के साधु ने पास रखी टोकरी से कुछ ताजे फल निकाले और उन्हें राजा और उनकी बेटी को सौंप दिए। भूख और थकान से बेहाल उन दोनों ने फल खाए और कुछ ही देर में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। साधु ने एक मर्मस्पर्शी मुस्कान के साथ राजा और उनकी बेटी की ओर देखा और कहा, वीर प्रताप, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों पर क्या बीत रही है। तुम्हारे जीवन में जो विपत्तियां आई हैं, वे अनायास नहीं बल्कि नियति का हिस्सा थी। वीर प्रताप ने विस्मय और श्रद्धा से पूछा, महाराज, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे सपनों में जो औरत रोज आकर पूछती थी कि मैं आज आऊं या कल आऊं, क्या तुम जानते हो वह कौन थी? वीर प्रताप ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं जानता कि वह कौन थी। साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य था। तुम्हारी बदकिस्मती ने तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दी थी। वह तुमसे रोज पूछती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आज आऊं या कल आऊं। वीर प्रताप यह सुनकर हतप्रभ रह गए। साधु ने फिर कहा, उसका कल का अर्थ था तुम्हारा बुढ़ापा। अगर तुम उसे टालते रहते तो वह तुम्हारे वृद्धावस्था में आकर तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देती। लेकिन तुम्हारी बेटी ने अपनी बुद्धिमानी से इसे पहचान लिया और तुम्हें सलाह दी कि तुम उससे कहो कि वह आज ही आ जाए। साधु ने राजा की बेटी की ओर देखकर कहा, बेटी, क्या मैंने ठीक कहा? राजा की बेटी ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने पिता से कहा था कि वह विपत्ति को आज बुला लें, क्योंकि अभी उनमें ताकत है। उनका आज का साहस और धैर्य उन्हें इस बुरे समय से उबार सकता था, परंतु कल जब वह वृद्ध हो जाते तो शायद यह साहस नहीं जुटा पाते। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ वीर प्रताप की ओर देखा और कहा, वीर प्रताप, तुम्हारी बेटी के विवेक ने तुम्हारे जीवन को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। तुमने अपने बुरे समय का सामना आज किया और उसे सह भी लिया। यह समय गुजर जाएगा और तुम्हारी खुशियां फिर लौट आएंगी। साधु ने अपनी गहन दृष्टि और शांत स्वर में कहा, राजन, अब तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। तुम्हारा बुरा समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारी सेना के सेनापति ने एक बार फिर से अपनी ताकत को संगठित करना शुरू कर दिया है। उसने अपने सभी सैनिकों को एकत्र किया है और नए जोश और साहस के साथ तुम्हारे राज्य को पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। साधु ने आगे कहा, और यह अकेले उसकी लड़ाई नहीं है। तुम्हारे कुछ पुराने मित्र जो पड़ोसी राज्यों के राजा हैं, उन्होंने भी अपने सैनिकों के साथ तुम्हारी सेना का साथ दिया है। उन्होंने अपने मित्र धर्म को निभाते हुए तुम्हारे सेनापति की मदद की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम अपने राज्य पहुँचोगे, तुम्हारा राज्य फिर से तुम्हारा होगा। यह समय तुम्हारे धैर्य, साहस और संघर्ष का फल है। साधु के ये वचन सुनकर वीर प्रताप का चेहरा आनंद और विश्वास से चमक उठा। उसने साधु को बार बार प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। फिर अपनी बेटी को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी। जंगलों, पर्वतों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए कई सप्ताह बीत गए, लेकिन राजा के मन में एक संदेह भी था।
क्या उसकी सेना वास्तव में जीत पाई होगी? क्या वह राज्य जो एक बार हाथ से निकल चुका था फिर से पाया जा सकेगा? जब वीर प्रताप अपने राज्य की सीमा में पहुंचा, तो उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। उसकी सेना ने दुश्मन राजा को हराकर राज्य को पुनः जीत लिया था। दुश्मन राजा को बुरी तरह हराया गया और वह अपनी जान बचाकर भाग गया। राज्य के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। हर ओर उल्लास और जयघोष हो रहा था। वीर प्रताप के सेनापति और उसके मित्र राजा ने गर्व से उसे सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने हार चुकी सेना को संगठित किया, उनका हौसला बढ़ाया और दुश्मन पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त की। वीर प्रताप ने अपनी सेना, अपने मित्र राजा और विशेष रूप से अपने सेनापति को धन्यवाद दिया। फिर वह अपनी बेटी के पास गया और उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने ही मुझे इस बुरे समय का सामना करने की शक्ति दी। अगर यह विपत्ति मेरे बुढ़ापे में आती तो शायद मैं इसे सहन नहीं कर पाता। बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने तो वही किया जो मुझे उचित लगा। आपके साहस और ईश्वर की कृपा ने हमें विजय दिलाई। कुछ समय बाद वीर प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह अपने वीर और निष्ठावान सेनापति के साथ कर दिया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। शादी के बाद वीर प्रताप ने अपना राज्य अपनी बेटी और दामाद को सौंप दिया और स्वयं शांति से ईश्वर के भजन और ध्यान में जीवन बिताने का निर्णय लिया। राज्य में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। लोग वीर प्रताप के साहस और उनकी बेटी की बुद्धिमानी की मिसालें देने लगे। यह कहानी सदियों तक एक आदर्श बनकर जीवित रही। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। यह कहानी एक साहसी लड़की की है जो अपने साहस से गांव वालों की रक्षा की। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कहानी की अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी। मोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक सुंदर बाग था जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल हमेशा मधुर बना रहता था। लेकिन इस बाग को लेकर गांव वालों के बीच एक डरावनी धारणा थी। बाग के पार एक गहरी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक जिन का बसेरा है। गांव वाले मानते थे कि गुफा से अक्सर किसी के बोलने या चीखने की आवाजें आती हैं। इस डर के कारण कोई भी उस बाग की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा के जिन का खौफ पूरे गांव पर छाया हुआ था। एक दिन दो युवक खेत में काम करते हुए आपस में बात करने लगे। भाई, कल मैं उस बाग के पास गया था, फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। तुम क्यों गए थे वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं? कहते हैं कि उस गुफा में एक जिन रहता है। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो? यार, मुझे भी लगता है कि उस गुफा में जरूर कोई रहस्य छिपा है। यह बातचीत गांव के एक जिज्ञासु और निडर युवक रामू तक पहुंची। रामू स्वभाव से साहसी और सवालों के जवाब ढूंढने वाला था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। कब तक हम इस डर के साये में जीते रहेंगे? अगर यह सच है तो जानने का समय आ गया है। मैं इस गुफा के रहस्य को जरूर उजागर करूंगा। रामू के दोस्त ने उसे चेतावनी दी, रामू भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी गुफा के अंदर मत जाना, वहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन रामू ने जवाब दिया, डर कर भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, सच का सामना करना होगा। अगले दिन सुबह रामू ने अपनी योजना बनाई। शाम होते ही जब गांव के लोग अपने घरों में चले गए, रामू अकेले उस गुफा की ओर निकल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। जैसे ही उसने बाग के पार कदम रखा, सन्नाटा और गुफा से आती अजीब सी आवाजों ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। रामू ने मन ही मन सोचा, जो भी हो,
आज मैं इस गुफा का सच जान कर रहूंगा। अगले दिन सुबह का सूरज उगने से पहले ही गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बीचों बीच रामू की लाश पड़ी थी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। रामू की माँ उसकी लाश से लिपटकर रो रही थी। मेरे लाल, तुमने यह क्या कर दिया? किसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहने लगे, यह सब गुफा के जिन का काम है। रामू की जिद उसे ले डूबी। काश उसने हमारी बात मानी होती। लेकिन रामू की मौत ने गांव में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई गुफा में कोई जिन था या फिर यह किसी और रहस्य का संकेत था? गांव वाले और भी सहमे हुए थे। गुफा का डर अब पहले से ज्यादा बढ़ गया था। आखिर उस गुफा में क्या छिपा था? क्या यह रामू की बहादुरी का अंत था या किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? इस गांव में धनु नाम का एक व्यापारी रहता था। धनु की 2 बेटियां थीं, रीमा और सीमा। दोनों बहनें बेहद चंचल और मासूम थीं और उन्हें रंग बिरंगे फूलों का बेहद शौक था। एक दिन शाम को दोनों बहनें घर के आंगन में बैठी थी। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, बहुत दिन हो गए हैं, चलो कल गांव के बाग में चलते हैं। सीमा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन रीमा, पिताजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि बाग के उस पार वाली गुफा बहुत भयानक है। रीमा ने थोड़ा नाराज होकर जवाब दिया, ओह सीमा, तुम भी न। पूरे गांव में वही एक जगह है जहां इतनी सुंदर फूल खिलते हैं, और पिताजी की बात तो छोड़ो, हमें क्यों डरना? हमें वहां जाना ही चाहिए। सीमा ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन रीमा, रामू भाई की मौत के बाद वो गुफा और भी डरावनी लगने लगी है। कहते हैं वहां से किसी जिन की आवाजें आती हैं। रीमा ने सीमा का हाथ थामते हुए हंसकर कहा, अरे सीमा, कुछ नहीं है ए वहाँ। अगर कुछ सचमुच होता तो क्या गांव वालों के सामने कभी आता नहीं? मुझे लगता है कि रामू भाई की मौत के पीछे भी कोई रहस्य है। हो सकता है अगर हम वहाँ जाएं तो हमें इसका सच भी पता चल जाएगा। सीमा थोड़ा डरी, पर रीमा की बातों में आकर वह सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, हम कल ही बाग में चलेंगे, लेकिन पिताजी हमें जाने देंगे? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, पिताजी कल सुबह किसी काम से शहर जा रहे हैं। उनके जाते ही हम बाग में चले जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा हमें। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। धनु अपने सामान के साथ घर से निकलने को तैयार थे। उन्होंने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, रीमा, सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना। बाग की तरफ मत जाना, वह जगह अच्छी नहीं है। कोई भी गांव वाला वहाँ नहीं जाता। याद रखना, रामू भी वहीं जाकर मारा गया था। दोनों बहनों ने सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, हम आपका कहाँ मानेंगे। धनु को देख दोनों बहनों ने मन ही मन हंसते हुए एक दूसरे को इशारा किया। जैसे ही उनके पिताजी घर से निकले और रास्ते पर ओझल हुए, रीमा और सीमा बाग की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसने दोनों बहनों को बाग की ओर जाते हुए देखा और चिंता से बोला, अरे रीमा बिटिया, सीमा बिटिया, तुम दोनों इस तरफ कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कि उस बाग में जाने की मनाही है? वहाँ के गुफा के अंदर से किसी जिन की आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस ओर जाने से डरते हैं। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काका, आप चिंता मत कीजिए, हम बस बाग में फूल तोड़ने जा रहे हैं। हम गुफा के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। सीमा ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ काका, हम बस थोड़ी देर बाग में जाएंगे और वापस लौट आएंगे। बुजुर्ग आदमी ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। लेकिन रीमा और सीमा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। दोनों की आंखों में एक नई खोज की चमक थी।
उन्हें क्या पता था कि उनका यह कदम उन्हें किस भयानक रहस्य के करीब ले जाने वाला है। गांव के उस बाग की ओर बढ़ते हुए रीमा और सीमा को अचानक दूर से दो अजनबी दिखाई देते हैं। दोनों चोर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर चालाकी और आंखों में लालच साफ झलक रहा था। अरे, गांव के लोग तो कहते हैं कि इस गुफा में एक जिन रहता है, पहला चोर कहता है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। दूसरा चोर हंसते हुए बोला, जिन विन कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों को डराने का बहाना है। सच्चाई तो यह है कि इस गुफा में खजाना छुपा है, तभी सरपंच भी किसी को इधर आने नहीं देता। तो क्या आज गुफा के अंदर चलकर देख ही लें? पहले चोर ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, बिल्कुल, आज देख ही लेते हैं कि अंदर क्या राज छुपा है। दूसरा चोर जवाब देता है और दोनों गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। यह सब रीमा और सीमा ने छिपकर सुन लिया। दोनों बहनें हैरान थी और एक दूसरे को देखकर फुसफुसाईं। सीमा, ये लोग तो गुफा की तरफ जा रहे हैं। सीमा ने घबराते हुए कहा। रीमा, हमें इनके पीछे जाकर देखना चाहिए कि ये लोग क्या करने वाले हैं। साहसी रीमा ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों चुपचाप उन चोरों का पीछा करने लगी। कुछ दूर चलने पर जैसे ही चोर गुफा के करीब पहुँचे, अचानक वहाँ एक भयानक सी औरत प्रकट हुई। उसके लंबे बिखरे हुए बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और गहरी डरावनी आंखें थीं। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें ढेर सारे रंग बिरंगे फल रखे हुए थे। वह औरत चोरों के सामने आकर कर्कश आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गुफा में एक खतरनाक जिन रहता है? वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों चोर कांप उठे। गुफा के अंदर से अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी, अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। आवाज सुनते ही दोनों चोरों की हालत खराब हो गई। पहला चोर हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आओ, ये सचमुच डरावनी जगह है। भागो यहाँ से, यह जगह हमारे लिए नहीं है। दूसरा चोर चिल्लाया और दोनों उल्टे पांव भाग खड़े हुए। रीमा और सीमा ने यह सब देखा तो उनके भी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी वह औरत धीरे धीरे सीमा के पास आई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखें गहरी अंधेरे की तरह भयावह थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने पूछा। सीमा घबराते हुए बोली, हम तो बस यूं ही बाग देखने आए थे, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, यह बाग ही मेरा घर है, लेकिन तुम दोनों यहाँ से तुरंत चली जाओ। इस गुफा में एक भयानक जिन रहता है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या सच में गुफा के अंदर जिन है? हाँ, और वह बहुत ही खतरनाक है। मेरी बात मानो और यहाँ से अभी लौट जाओ, वरना बाद में पछताओगी। यह कहकर वह औरत धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई, जैसे धुंध में समा गई हो। सीमा कांपते हुए रीमा से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगी। लगता है वह औरत सच कह रही थी, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। रीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, सीमा, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं सच का पता लगाना चाहती हूँ। आखिर गांव वाले कब तक इस डर में जीते रहेंगे? मैं इस गुफा में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि अंदर क्या है। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। सीमा डर और चिंता के बीच वहीं खड़ी रही और रीमा साहस जुटाते हुए गुफा की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। गुफा के पास पर पहुंचकर रीमा ने एक बार पलटकर सीमा की ओर देखा और फिर बिना डरे गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ गई। आगे क्या होगा, यह सवाल अब हवा में तैरने लगा था। रीमा ने जैसे ही गुफा के अंधेरे में कदम रखा,
उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आवाज इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने डर को संभालते हुए आगे बढ़ी। तभी आवाज फिर गूंजी, तुम बहुत बहादुर हो लड़की, इस गुफा तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी, मेरे सामने आओ। रीमा ने हिम्मत जुटाई और गुफा के एक कोने की ओर देखा। अंधेरे के बीच से एक विशाल आकृति धीरे धीरे उसके सामने उभरने लगी। जैसे जैसे वह आकृति पास आती गई, रीमा का कलेजा कांप उठा। वह एक भयानक जिन था। उसका शरीर विशालकाय था, चेहरा डरावना और सिर पर लंबी सी चोटी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी भयंकर मुस्कान रीमा के दिल को कंपा रही थी। रीमा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जिन ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक साहसी लड़की हो और तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन मेरी कहानी सुनकर ही तुम यह फैसला करोगी कि तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो या नहीं। रीमा ने धीरे धीरे हिम्मत बटोरी और कहा, तुम्हें किसने और क्यों इस गुफा में कैद किया है? जिन ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले इस गुफा के बाहर एक गरीब औरत रहती थी। वह बाग के फलों पर निर्भर थी और हर दिन फल तोड़कर अपना पेट भरती थी। एक दिन उसने बाग के सबसे चमकदार और रहस्यमयी फल को तोड़ लिया, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। वह फल कोई साधारण फल नहीं था। वह मेरी उम्र को 100 साल तक बढ़ा सकता था, लेकिन एक शर्त थी, मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उसे पेड़ से तोड़ न ले। रीमा का चेहरा हैरान था। उसने सवाल किया, फिर क्या हुआ? जिन ने आगे कहा, जैसे ही उस औरत ने वह फल तोड़ा, मैं गुफा तक उसका पीछा करते हुए आया। मैंने उससे कहा, उस फल को मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगा। वह औरत लालची थी। उसने फल मुझे देने के बदले 2 इच्छाएं मांगी। पहली यह कि वह इस बाग की रानी बने और बाग पर हमेशा उसका राज हो। दूसरी यह कि मैं इस गुफा में हमेशा के लिए कैद रहूं, ताकि मेरे डर से कोई भी इस बाग के करीब न आ सके। जिनकी आवाज उदास हो गई। उसने कहा, उस औरत की पहली इच्छा पूरी हुई और वह बाग की मालकिन बन गई, लेकिन उसकी दूसरी इच्छा ने मुझे इस गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैंने वह फल खा लिया और मेरी उम्र बढ़ गई, लेकिन उसके बाद से मैं इस गुफा की दीवारों में कैद हूँ। मैं यहाँ से तभी आजाद हो सकता हूँ जब कोई मेरी सच्ची मदद करे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। गहरे अंधेरे में कैद जिन ने ठंडी सांस लेते हुए रीमा से कहा, इससे पहले भी एक बहादुर लड़के ने मुझे आजाद करने की कोशिश की थी। वह गांव का रामू भैया था, जिसने उस चमकते हुए फल को लेकर गुफा तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह फल लेकर आया, उस चालाक बूढ़ी औरत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गांव वालों को लगा कि मैंने उसे मारा है। रीमा की आंखों में आश्चर्य और दुख का भाव था। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हें जरूर आजाद करवाऊंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? जिन ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उस बाग में जाना होगा जहाँ वह बूढ़ी औरत रहती है। उसकी झोपड़ी में बहुत सारे फल रखे होते हैं, लेकिन उनमें से एक फल सबसे ज्यादा चमकदार है। वही फल मेरी मुक्ति का राज है, लेकिन ध्यान रखना, उस औरत को पता नहीं चलना चाहिए। यदि वह जाग गई तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रीमा ने ठान लिया था कि वह इस काम को हर हाल में पूरा करेगी। ठीक है जिन, मैं वह चमकदार फल लाकर तुम्हें आजाद करूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बाग में फैल रही थी, रीमा धीरे धीरे बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। झोपड़ी बेहद पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। हर तरफ अजीब सी शांति थी, लेकिन रीमा का दिल धड़क रहा था। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। वहाँ फलों से भरी टोकरी रखी थी।
जिसमें रंग बिरंगे फल थे। उनमें से एक फल चमत्कारी चमक बिखेर रहा था। तभी रीमा को झोपड़ी के बाहर से आहट सुनाई दी। बूढ़ी औरत झोपड़ी की तरफ लौट रही थी। उसके हाथ में एक और टोकरी थी जिसमें और फल रखे थे। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फटाफट खुद को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया। बूढ़ी औरत अंदर आई। उसने अपनी टोकरी को टेबल पर रखा और थकान से चारपाई पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चली गई। रीमा ने लंबी सांस ली। यह उसके लिए अच्छा मौका था। वह धीरे धीरे अपनी जगह से निकली और टोकरी की तरफ बढ़ी। हर कदम संभल कर रख रही थी ताकि कोई आवाज न हो। टोकरी में रखे फल चमक रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर रखा हुआ एक फल स्वर्णिम चमक बिखेर रहा था। रीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही वह फल है, उसने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उसने फल उठाया और झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, बूढ़ी औरत की आंखें अचानक खुल गईं। रुको लड़की, बूढ़ी औरत चिल्लाई। उसकी आवाज गूंजने लगी और उसकी आंखों में क्रोध की लाल चमक थी। वह डरावनी लग रही थी। तू मेरा फल लेकर कहाँ जा रही है? यह फल मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा है। इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, काकी, यह फल मुझे उस जिन को आजाद करने के लिए चाहिए जो इस गुफा में कैद है। मैं तुम्हारे झूठ और डर के साये को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ, ताकि गांव वाले बिना डर के इस बाग में आ सकें। बूढ़ी औरत जोर से हंसी। तू मेरी वर्षों की मेहनत को मिटा देना चाहती है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यह कहकर वह रीमा की ओर दौड़ी, लेकिन रीमा भी बहादुर थी। वह तेजी से झोपड़ी से बाहर निकली और बाग के रास्ते पर दौड़ने लगी। बूढ़ी औरत पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागी, लेकिन रीमा के कदमों की रफ्तार तेज थी। वह बाग पार करके सीधे गुफा की ओर दौड़ी। गुफा के अंदर जिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही रीमा गुफा के अंदर पहुंचती है, वह जादुई फल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही वह चमचमाता फल अचानक एक सुंदर तोते में बदल जाता है। यह देखकर रीमा दंग रह जाती है। उसकी आंखों में सवालों का समंदर उमड़ने लगता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी गुफा में वही भयानक औरत धमकती है। उसकी आंखों में क्रोध की लहरें साफ दिख रही थी। ये तुमने क्या कर दिया लड़की? उस जादुई फल को गिराकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह तोता तुम्हें उस जिन की कैद से आजाद करने का आखिरी रास्ता बता देगा। अब सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें आज यही मरना होगा। औरत गरजती हुई रीमा की तरफ बढ़ती है। रीमा अपनी जगह जमी हुई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वह औरत रीमा के करीब पहुंची, अचानक उसकी देह आग की लपटों में घिरने लगी। वह औरत चीखते हुए जलने लगी और उसकी आवाज गूंजती हुई गुफा के हर कोने में फैल गई। रीमा यह सब देखकर हैरान थी। गुफा के भीतर अचानक से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। डरो मत बहादुर लड़की, यह लालची औरत अपने पापों की सजा पा चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का आखिरी रास्ता दिखाया जाएगा। यह तोता तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। रीमा ने देखा कि वह तोता उड़कर गुफा के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जो किसी अनमोल रत्न की तरह चमक रही थी। तोता अपनी मधुर आवाज में बोला, सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमचमाती खिड़की को खोलना होगा, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी ढूंढनी होगी। चाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बाग की ओर जाता है, जहां गुलाब के फूलों के बीच वह चाबी छुपी है। दूसरा रास्ता इस गुफा के अंधेरे तहखाने में जाता है, जहां वह जिन अभी भी कैद है। पर याद रहे, दोनों ही रास्ते खतरों से भरे हुए हैं। अपना रास्ता सोच समझकर चुनो। रीमा ने थोड़ी देर सोचने के बाद दृढ़ता से जवाब दिया,
मैं उस गुफा वाले रास्ते को चुनूंगी। अगर इस जिन को आजाद करना है तो मुझे उसी के पास जाना होगा। मैं डरूंगी नहीं। यह कहते हुए रीमा ने अपनी सांसों को काबू में किया और उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़ चली, जहां उसका सामना ऐसे रहस्यों से होने वाला था जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रीमा ने जैसे ही अंधेरे गुफा के भीतर कदम रखा, उसे रास्ते में एक चमचमाता सिक्का दिखाई दिया। सिक्का इतना चमकीला था कि उसकी चमक ने पूरे गुफा को रोशनी से भर दिया। रीमा ने हैरान होकर सिक्के को उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि 4 अलग अलग रंगों की चाबियां हवा में तैर रही थी। हर चाबी अद्भुत थी, नीली, हरी, सुनहरी और लाल। रीमा सोच में पड़ गई। उसने खुद से कहा, अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी? अगर मैंने गलत चाबी चुनी तो जिन को कभी आजाद नहीं कर पाऊंगी। तभी गुफा के भीतर से परछाई की आवाज गूंजी, जिंदगी परछाई की होती है। ध्यान से सोचो लड़की, तुम्हें सही चाबी चुननी होगी, लेकिन अगर एक बार गलती की तो सब खत्म हो जाएगा। रीमा ने गहरी सांस ली और हर चाबी को गौर से देखा। उसने सोचा कि जो लाल चाबी है वह किसी तरह से उस चमकदार फल और लाल तोते से मेल खाती है। लाल रंग के चमकदार फल ने ही लाल तोता बनाया था और वही लाल रंग अब इस चाबी में है। रीमा ने अपनी सूझबूझ से लाल चाबी उठाई। जैसे ही उसने चाबी उठाई, बाकी 3 चाबियां गायब हो गईं। तभी परछाई की आवाज फिर गूंजी, तुमने सही चाबी चुनी है। तुम्हारी सोच और साहस ने तुम्हें इस रास्ते पर सही निर्णय तक पहुंचाया। अब जाओ और खिड़की को खोल दो। रीमा खिड़की के पास पहुंची, जहां वही तोता पहले से बैठा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए बोली, देखो मैं चाबी ले आई हूँ, अब मैं इस खिड़की को खोलती हूँ। जैसे ही रीमा ने चाबी खिड़की में डाली, खिड़की अचानक से खुल गई। खिड़की के पार जो दृश्य था वह अद्भुत था। वहाँ चारों ओर चमकदार फल लटक रहे थे, जिनकी रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। उन फलों के बीच रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। यह नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा था। तोता खिड़की से उड़कर बाहर गया और जैसे ही उसने रोशनी को छुआ, वह अचानक से एक विशाल जिन में बदल गया। उसका चेहरा अब गंभीर नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने रीमा की ओर देखा और कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर और समझदार हो लड़की। तुमने मुझे कई सालों की कैद से मुक्त कर दिया। तुम्हारी इस साहसिक यात्रा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रीमा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और बुद्धिमानी ने सिर्फ एक जिन को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिन का चेहरा संतोष और कृतज्ञता से दमक रहा था। उसने रीमा से कहा, बहादुर लड़की, तुमने मुझे इस गुफा की कैद से आजाद कर दिया। मैं वर्षों से यहाँ बंद था, पर तुम्हारी निडरता और समझदारी ने मुझे मुक्ति दी। तुम जो भी इच्छा करोगी, मैं उसे पूरा करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या चाह है? रीमा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, जिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस बाग में जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वो हमेशा ऐसे ही खिले रहें। ये बाग हमारी खुशियों का प्रतीक है। मेरी बहन सीमा और मुझे इस बाग से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि यह बाग कभी मुरझाए नहीं। जिन ने अपने दोनों हाथ उठाए और गर्व से कहा, तुम्हारी इच्छा मेरी आजादी का सही मोल है। अब ये बाग कभी मुरझाएगा नहीं। इसके फूल हमेशा खिले रहेंगे और ये जगह खुशियों और रंगों से भरी रहेगी। अब मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट रहा हूँ। तुम्हारा यह काम हमेशा याद रखा जाएगा। जिन ने एक आखिरी बार रीमा को धन्यवाद दिया और स्वर्णिम रोशनी में लुप्त हो गया। जब रीमा गुफा से बाहर निकली तो देखा कि गांव के लोग, सीमा और उसके पिता धन्नू बाहर खड़े थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। धन्नू ने उसे देखते ही कहा, रीमा, तुम अंदर क्यों गई थी?
क्या वो जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका? रीमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, अब कोई जिन नहीं है, वो अब हमेशा के लिए गुफा से चला गया है। अब इस गुफा और बाग में किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब हम सब बिना डरे यहाँ आ सकते हैं। गांव के लोग हैरान भी थे और खुश भी। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, रीमा, तुमने हमें भय से आजादी दिलाई है। अब हम सब इस बाग का आनंद बिना किसी डर के ले सकते हैं। और अब रामू की मौत का रहस्य भी हमें समझ आ गया है। गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग खुशी खुशी उस बाग में आने लगे। रंग बिरंगे फूल हमेशा खिले रहते थे और बाग हंसी खुशी का प्रतीक बन गया। रीमा की बहादुरी और समझदारी ने न केवल जिन को आजादी दी, बल्कि पूरे गांव को भय से मुक्त कर दिया। गांव में अब हर ओर शांति और खुशहाली थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।